1980 च बीजेपी बनती है, 84 च 2 सीटां आउंदियां ने, 2014 आउंदियां आउंदियां फुल मेजोरिटी नाल सरकार बनाउंदी है। की बंदी सिखां दी रिहाई होण जा रही है? देखिए, बंदी सिखों की रिहाई तो जब हम प्रकाशोत्सव मना रहे थे उसी समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी घोषणा कर दी। सिखां दे लई बीजेपी ने की कीता, तुहाडा की प्लान है? ये शेष बचा हुआ काम भी हम ही करने वाले हैं, हम ही करेंगे, ये भरोसा और विश्वास रखें। तुहाडे ते इल्जाम लग रहा है कि डेरा सिरसा जिहड़ा बहुत विवादित भी रहा है पंजाब च, ਉਹਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇਤੀ, बीजेपी ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ बीजेपी ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ नहीं ਲਓਗੇ? देखिए, देश की जनता हमें इतना आशीर्वाद देगी कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आत्मविश्वास मुझ में है। आम आदमी पार्टी दिल्ली च मुकाबला बीजेपी नाल सी, इत्थे भी आम आदमी पार्टी कहती है साड़ियाँ 80 सीटां, साडा बड़ा जबरदस्त अंडरकंटा सरकार असीं बनाउण जा रहे हैं। पिछली बार 110 का रेड कारपेट मंगा लिए गए थे कि अरविंद जी आने वाले हैं उस कारपेट पर चढ़कर। पर वो ये कहते हैं कि देखिए हमारे काम पर दोबारा मोहर लगाई दिल्ली ने, और हमारे सामने ना कांग्रेस टिक की ना बीजेपी। लेकिन पहले वो ये तो जवाब दें कि पंजाब में पिछली बार मोहर क्यों नहीं लगी। जी मैं तुहाडे तो पुछां, पोस्ट पोल अलायंस श्रोमणी अकाली दल नाल हो सकता? न तो विचार है, न चर्चा है और न संभावना है। तो राजनीति में कहा जाता है ना कोई पक्का दोस्त होता है ना कोई पक्का दुश्मन। आपने कहा कि बीजेपी फर्स्ट है, सेकंड आपने कहा कोई भी होगा, थर्ड होगा। सर्वेज में जो रिफ्लेक्शन है उसको आप कैसे देखते हैं? वो नेशनल चैनल कर रहे हैं सारे, लगभग नेशनल चैनल दिखा रहे हैं कि फर्स्ट आप है, सेकंड कांग्रेस को दिखा रहे हैं, थर्ड वो अकाली दल को दिखा रहे हैं, कुछ चैनलों ने कांग्रेस को फर्स्ट दिखाया, सेकंड आप दिखाई। आप उनको कैसे देखते हैं? बीजेपी को फोर्थ दिखाते हैं, तो वो सर्वेज आपको भी जिताते हैं कि यार नहीं, पर वो सरकारें बनाई हैं उन सर्वेज में और वो बनी है। पंजाब च सब दे मॉडल ने, कोई कह रहा है दिल्ली मॉडल है, केजरीवाल कहते दिल्ली मॉडल है, नवजोत सिंह सिद्धू कहते पंजाब मॉडल है। बीजेपी का किहड़ा मॉडल है? पंजाब कोई मंत्र मार के ठीक तो नहीं हो जाऊगा, पंजाब किवें ठीक होगा? तुहाडे कोल की विजन है? प्रकाश बादल भी लगातार कहते रहे कि सेंटर पंजाब नाल धक्का करता है, पंजाब की मोस्टली लीडरशिप आ जी कि पंजाब को आज जरूरत है कि डबल इंजन की सरकार आए, जिस इंजन का सारथी नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व करता हो। मैं वैसे कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपने सीटें नहीं बनाई, मतलब आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3? बेशक भारतीय जनता पार्टी अलायंस नंबर रहने वाला है। नंबर 2 कौन है? 117 की 117 सीट में भारतीय जनता पार्टी या संगठन का जो हमारा प्रत्याशी है वो पहले 3 स्थान पर हर एक 117 कॉन्स्टिट्यूंसीज में। प्रो पंजाब टीवी ते तुहाडा स्वागत है, मैं हाँ यादविंदर सिंह। 1925 च आरएसएस बनती है, 1951 च जनसंघ बनता है, जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी चलाते हैं, जिहड़े नेहरू की किसी दौर च कैबिनेट सी। 1980 च बीजेपी बनती है, 84 च 2 सीटां आउंदियां ने, 2014 आउंदियां आउंदियां फुल मेजोरिटी नाल सरकार बनाउंदी है। आरएसएस के बहुत सारे विचारक रहे ने जिन्होंने बीजेपी फॉलो करती है, खास तौर पर दीन दयाल उपाध्याय का अंत्योदय का विचार। पंजाब च बीजेपी की कर रही है? पंजाब च बीजेपी नूं गजेंद्र शेखावत देख रहे हैं, उन्होंने रणनीति की है, बीजेपी सिखां लई की सोच रही है, पंजाबियों लई की सोच रही है, और बीजेपी दे प्लान पंजाब च की ने? गलबात शुरू कर दें। स्वागत है सर प्रो पंजाब टीवी। धन्यवाद यादवेंद्र जी, धन्यवाद प्रो पंजाब टीवी का। सर सबसे पहले तो आप तो संघ के साथ भी रहे हैं और विद्यार्थी परिषद के साथ भी रहे हैं, और बीजेपी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो क्या प्लान है मतलब पंजाब को लेकर शुरू से लेकर आज तक? अगर मैं पूछूं क्या सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी ने नरेट नहीं किया बीजेपी को उस तरह से जिस तरह से बीजेपी ने अपनी बात रखनी थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें, श्रद्धेय दीनदयाल जी ने और श्यामा प्रसाद जी ने जब भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी, तब जो दर्शन था और जो लक्ष्य था वो स्पष्ट था कि देश को खोए हुए अतीत के गौरव को वापस स्थापित करना।
देश को वापस उसका हक दिलाना। कुछ लोगों ने उसे विश्व गुरु की संज्ञा दी होगी, किसी ने कुछ और कहा होगा, और उसका मार्ग भी दीनदयाल जी ने सामने स्पष्ट रखा था। उन्होंने कहा था कि समाज में जो अंत्योदय की चर्चा आपने की, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में रोशनी लाने तक हम न रुकेंगे, न झुकेंगे, न थमेंगे। अंतिम व्यक्ति कौन? जो समाज का गरीब है, दलित है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, जिसको लेकर के राजनीति की गई, जिसको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसका कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुआ, उसके साथ न्याय नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी उनके जीवन में परिवर्तन ला करके, जनसंघ के समय में जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी में बेसिकली, क्योंकि आप पंजाब मैं के इंचार्ज हैं, उसी परिप्रेक्ष्य तो में आ पंजाब रहा हूं, पर उसी रास्ते पर आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ उस रास्ते पर चल रही है, और देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने के बाद में भी ठीक वही लक्ष्य और वही मार्ग है, इसलिए उसमें कहीं परिवर्तन देश में नहीं हुआ है। ठीक वही परिस्थिति पंजाब में भी है। जैसा मैंने कहा कि हमारे लिए देश प्रथम था, देश को प्रथम मानने के चलते ही 1990 के दशक में जब आतंकवाद समाप्ति के दौर पर पहुंच रहा था, ये जानते हुए भी, ये मानते हुए भी कि भारतीय जनता पार्टी उस समय भी देश की एक बड़ी पॉलिटिकल पावर बन चुकी थी। ऑल्टरनेट नेशनल पार्टी उस समय भी कांग्रेस के सामने भारतीय जनता पार्टी अपने आप को स्थापित कर चुकी थी। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटका में, हिमाचल प्रदेश में, इन सब प्रदेशों में या तो सरकार में थी या सरकार में रह चुकी थी, अलायंस में थी, पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत की सरकारें बना चुकी थी इन सब प्रदेशों में। लेकिन फिर भी हमने एक छोटे भाई की भूमिका में आना स्वीकार किया, क्योंकि हमारे लिए देश और पंजाब का सामाजिक ताना बाना जो है, सामाजिक सद्भाव प्राथमिकता थी। हमने पार्टी के हित को कुर्बान करके भी देश और पंजाब के हित को प्राथमिकता दी। लेकिन जो हमारा मार्ग और जो हमारा लक्ष्य था वो आज भी वही है, पंजाब के भविष्य के लिए, पंजाब के कल्याण के लिए, पंजाब के खोए हुए अतीत। और जब मैं पंजाब के अतीत की बात करता हूँ, 80 के दशक में जो पंजाब देश का सबसे समृद्ध सूबा था, जो पंजाब देश के विकास के इंडिकेटर पैरामीटर्स पर पंजाब जो है 1 नंबर पर था, वो फिसलते 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 आज किस मुकाम पर पहुंचा है। कुछ लोग कहते हैं कि आतंकवाद उसका कारण है, लेकिन आतंकवाद के उस बुरे दौर से निकलने के बाद में भी पंजाब तीसरे चौथे पायदान पर था, 2000 के दशक तक भी, 10 साल बीत जाने के बाद में भी। लेकिन किन लोगों ने पंजाब को घुन की तरह खोखला खा करके खोखला किया। आज उस जो पंजाब आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है, जो पंजाब माफिया के राज से गुजर रहा है, जो पंजाब नशे की गिरफ्त में है, उस पंजाब को वापस सशक्त समृद्ध पंजाब बना करके उसके खोए हुए अतीत को लौटाने के लिए हम सबको साथ लेकर के, सबका विकास करते हुए, सबको विश्वास में लेकर के काम करेंगे। पंजाब 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਮੈਂ PM ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ? देखिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में, मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हिंदू और सिखों को बांटने के लिए काम किया। यहाँ पंजाब में हिंदू और सिख हैं, कहीं और कोई बांटने का काम किया होगा, कहीं अमीर और गरीब के नाम पर बांटा होगा, कहीं अगड़े और पिछड़े के नाम पर बांटा होगा, कहीं दलित और जो है वो सवर्ण के नाम पर बांटा होगा, कहीं संप्रदाय के नाम पर, हिंदू या मुस्लिम के नाम पर बांटने की कोशिश की होगी, बांट करके राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने की कोशिश की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सिखों के प्रति प्रेम है, कितने मसले, उन सब मसलों का समाधान जो प्रधानमंत्री जी ने किया। सबसे बड़ा मसला, आज कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर बांटने का आरोप लगाती है, क्या मौलिक अधिकार है उनके पास में, क्या नैतिक अधिकार है उनके पास में?
जिस पार्टी की रहनुमाई में, जिसकी सरकार की रहनुमाई में, जिसके बड़े बड़े नेताओं ने पंजाबियों का, सिखों का कत्लेआम किया, और उन कत्लेआम करने वाले लोगों को पंजाब ने, कांग्रेस पार्टी ने पंजाब के जो है लोगों के जले पर नमक छिड़कते हुए, घाव को कुरेदते हुए उनको बड़े बड़े पद दे करके नवाजा, उनको जो है एमपी बनाया, उनको एमएलए बनाया, उनको पॉलिटिकल पोजीशंस दी, आज भी प्रभारी बना रहे हैं उनको। भारतीय जनता पार्टी ने उन सबको जो है उनकी सही जगह पर सजा दिला करके पीछे भेजा, जेल के पीछे भेजा, जेल के सींग चौक के पीछे भेजा। पंजाब की सारी समस्याएं, करतारपुर लांगा खोलना हो, क्या पहले नहीं खोला जा सकता था? 75 साल से इंतजार कर रहे थे, लेकिन माननीय मोदी जी ने उसको खोलने का काम किया। पंजाब में जो ब्लैकलिस्ट बनी थी उसको समाप्त क्या कांग्रेस की सरकार 10 साल में नहीं कर सकती थी? एक सिख मुख्यमंत्री होने के बाद में भी क्यों नहीं किया? सिख प्रधानमंत्री होने के नाते भी क्यों नहीं किया? पंजाब में जो लंगर पर जो टैक्स था उसको क्यों नहीं समाप्त किया गया? लेकिन पंजाब की सारी समस्याएं, आज गुरुपुत्रों का बलिदान, साहिबजादों का बलिदान पूरी देश नहीं पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण है कि धर्म और संस्कृति और धरती के मान की रक्षा के लिए छोटे छोटे बच्चों ने भी किस तरह से अपना उत्सर्ग किया। क्या उनको सम्मान मिले? ये कांग्रेस की सरकार या उस समय के प्रधानमंत्री को 10 साल तक नहीं दिखाई दिया था? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने सिखों का सम्मान, कि सिख वीर सिखों ने देश के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए, गुरु तेग बहादुर को नाम जो है उपाधि मिली थी हिंद की चादर, उन्होंने जो काम किया उनका सम्मान होना चाहिए। हम उस सम्मान के पुजारी हैं, उस सम्मान को प्रेरणा मानते हैं और आने वाली पीढ़ियां भी उससे प्रेरणा लें। इस लक्ष्य के साथ में, पंजाब के सम्मान के साथ में देखते हुए काम कर रहे हैं। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਸਲਾ ਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿਆ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ, ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। मैं सीधा सवाल पूछा कि बंदी सिखा की रिहाई होने जा रही है? देखिए, बंदी सिखा की रिहाई तो जब हम प्रकाशोत्सव मना रहे थे उसी समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी घोषणा कर दी थी। देश की सरकार ने नोटिस निकाल दिया था और उस नोटिस के तहत जितने नाम थे उनमें से केवल 3 को छोड़ करके बाकी सबका मसला तय हो गया है। एक का सेंटेंस चेंज होना है और बाकी 2 की रिहाई होनी है, क्योंकि ये रिहाई की प्रक्रिया जो है प्रदेश के सरकारों को माध्यम से उनकी कानूनी प्रक्रिया के तहत होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने निश्चित रूप से एम्पावरमेंट किया हुआ है। सेक्शन 72 में कॉन्स्टिट्यूशन के ऑलरेडी ये जो है उसको स्टेट्स को लिख दिया गया है। मैंने जो प्रतिनिधिमंडल मुझे मिला था, मैंने उनको आश्वस्त किया है कि हमने, विश्वास करिए, हमने इतना किया है जो किसी ने नहीं किया था। आप खुद ही कह रहे हैं, ये शेष बचा हुआ काम भी हम ही करने वाले हैं, हम ही करेंगे, ये भरोसा और विश्वास रखिए। यूथ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡਾ, ਚਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਯੂਥ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ, ਯੂਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ એનર્ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। कि देखिए, आज पंजाब में जो ये संकट है युवाओं का, उसका कारण क्या है? कारण है बेरोजगारी। आज मजबूरी में पंजाब का बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके रोजगार की तलाश में विदेश में जाने के लिए अभिशप्त है। रोजगार नहीं है, विदेश जा नहीं पा रहा है, इतना पैसा घर वाले नहीं खर्च कर पा रहे हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेशन और फ्रस्ट्रेशन को मिटाने के लिए नशे की गिरफ्त में है। ये अलग बात है कि उस नशे को चैनलाइज करने के लिए, उस नशे को उपलब्ध कराने के लिए कौन लोग, कितने लोग काम कर रहे हैं, किस किस तरह से काम कर रहे हैं, उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो गई है, मैं नहीं बात करना चाहता। लेकिन मूल कारण ये है और उसका समाधान कैसे हो सकता है। आज पंजाब की जो ये मजबूरी के हालात है उसका भी कारण यही है। उसका समाधान हो सकता है कि पंजाब में इस तरह का इकोसिस्टम बने। देखिए, आज मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। पंजाब के बेटों ने पंजाब से बाहर देश में कहीं अनेक स्थानों पर जाकर के, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, सुदूर दक्षिण में, महाराष्ट्र में, और देश से बाहर जाकर के अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में अपने आप को तमाम विपरीत परिस्थितियों में एस्टेब्लिश किया। छोटा सा आदमी गया होगा, छोटी सी पूंजी लेकर के गया होगा या नहीं गया होगा, मेहनत से, मजदूरी से एक बड़ा एम्पायर वहां खड़ा कर गया। लाखों की संख्या में सक्सेस स्टोरीज वहां पंजाब के बेटों की है। एक गैस स्टेशन पर छोटा जो है $1-2 के तो में गैस भरने वाला व्यक्ति जो है आज सैकड़ों पेट्रोल पंप्स का मालिक है। ये उन्होंने अपनी मेहनत और बुद्धि कौशल के दम पर हासिल किया।
जो ऐसा कर सकने वाले लोग हैं उनका देश प्रदेश पंजाब क्यों आज पिछड़ रहा है? पंजाब में इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी है, पंजाब में इंडस्ट्रियसनेस है, उद्यमशीलता है, लोगों में काम करने की क्षमता है, पंजाब में बुद्धिमत्ता है। जो ट्रेड और व्यापार के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब की पंजाब में भरमार है। क्या नहीं है? सौहार्द और शांति और सुरक्षा का भाव नहीं है। पिछले 25 साल से वो मिसिंग है। उसको एस्टैब्लिश करने की गारंटी अगर कोई प्रदेश कोई पार्टी दे और सरकार दे, पंजाब लीप एंड बाउंड जंप करके वापस आगे आ सकता है और वही पंजाब को इस मजबूरी के रास्ते से निकाल करके मजबूत बनाएगा। और इसकी उदाहरण कोई है तो वो उत्तर प्रदेश है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में किस तरह का माफिया राज था मैं जानता हूं, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। पुलिस, पॉलिटिशियन और माफिया, इन तीनों का गठजोड़ जो है किस तरह से उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर चुका था। उत्तर प्रदेश से सारा उद्योग धंधा, कल कारखाना सब निकल गया था। वो उत्तर प्रदेश 5 साल में जब मजबूत सरकार आई, जब जो है माफिया को पंजाब में उत्तर प्रदेश में त्राही त्राही माम करना पड़ा, भागना पड़ा, जेल में जाना पड़ा या जो है मालिक के घर जाना पड़ा, वो उत्तर प्रदेश प्रगति की राह पर आगे बढ़ा। पंजाब से उद्योग निकल करके उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। जिस दिन पंजाब में इस तरह की मजबूत इरादों वाली सरकार आएगी, उस दिन पंजाब 5 साल में वापस अपने खोए हुए वैभव को प्राप्त करेगा। और यही हमारा लक्ष्य है, यही सोच है और यही विचार है। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ 80 ਸੀਟਾਂ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਡਰਕੰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। पिछली बार 110 कह रहे थे, रेड कारपेट मंगा लिए गए थे कि अरविंद जी आने वाले हैं उस कारपेट पर चढ़ करके। पंजाब की जनता की बुद्धि को शायद और कौशल को और समझदारी को शायद उन्होंने कम आंक लिया था। एक बार फिर वो उसी रास्ते पर है। देखिए, दिल्ली और पंजाब के बीच में बहुत करीबी का संबंध है। पंजाब के लोग व्यापार के सिलसिले में, धार्मिक पर्यटन के लिए, अपने वहाँ रहने वाले नाते रिश्तेदारों के यहाँ जाने के लिए, अपने सरकारी कामकाज के नाते बहुत पंजाब के लोग जो हैं दिल्ली में आते और जाते हैं। ये जो दिल्ली की हकीकत ल्यूटिन्स के पिक्चर दिखा करके जो केजरीवाल साहब यहाँ दिखाते हैं, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, पंजाब के लोग जाकर के देखते हैं। और मैं आपके टीवी चैनल को भी कहूँगा कि आप भी जाकर के दिखाइए कि उन मोहल्ला क्लिनिकों की क्या हालात है। पंजाब में आकर के वो वादा करते हैं कि हम एजुकेशन को जो है वो वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। वहाँ 500 स्कूल खोलने के लिए 7 साल पहले वादा किया था, आज तक कितने खोल पाए हैं। दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। दिल्ली के क्या हालात हैं, ल्यूटिन से बाहर निकल करके पूर्वी दिल्ली में जाकर देखिए, उत्तरी दिल्ली में जाकर के देखिए किस तरह से हालात हैं। हम पंजाब में फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, दिल्ली में कितने लोगों को बिजली के बिल से करंट आ रहा है ये आप जाकर के देखिए। पंजाब में पीने के पानी की समस्या का समाधान करेंगे। दिल्ली में जो है टैंकर माफिया, ट्यूबवेल माफिया, पाइप माफिया किस तरह से काम करता है ये जाकर के वहां देखिए। हम पंजाब के किसानों का खुशहाली के काम करेंगे, पंजाब के गांवों के कल्याण के लिए काम करेंगे। आज दिल्ली के जो गिने चुने 60-65 गांव हैं उनके क्या हालात हैं उनको जाकर के देखिए। हम पंजाब को कचरे के ढेर से मुक्त करेंगे, दिल्ली में क्या हालात हैं उसको जाकर के देखिए। दिल्ली से वादा किया था कि हम यमुना नदी को थेम्स के जैसे या राइन के जैसे बना देंगे, आज यमुना के क्या हालात हैं उसको जाकर के देखिए। उन प्रोजेक्ट्स को क्यों नहीं पूरा कर पा रहे? पर वो दावा यहाँ आकर के दावा करते हैं, यहाँ आकर के दावा करते हैं कि हम पंजाब में पेंशन देंगे, लोगों को नौकरी देंगे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने उत्तराखंड में एक भाषण में कहा कि मैंने दिल्ली में 10 लाख नौकरियां दी है। आरटीआई में जब जानकारी निकली तो कोई 2400, 500, 600 इतनी नौकरियां कुल मिली। पंजाब दिल्ली की सरकार ने ही जवाब दिया है और सारे विभागों ने मिलकर के क्यूमुलेटिव रिप्लाई किया कि हमने केवल इतनी जो नौकरियां दी है, 5 साल में 500 नौकरी प्रति वर्ष की आदत के हिसाब से भी नहीं दी। देखिए, आम आदमी पार्टी झूठ बोलना और सरकार में आना, झूठ बोलना और कुर्सी पर बैठना। आम आदमी पार्टी कितनी आम लोगों की पार्टी बनी है और आम आदमी के पार्टी के नेता कितने आम आदमी बचे हैं, यह पंजाब की जनता तय करने वाली है और जवाब देने वाली है। और वो ये कहते हैं कि देखिए हमारे काम पर दोबारा मोहर लगाई दिल्ली ने और हमारे सामने ना कांग्रेस टिक सकी ना बीजेपी। देखिए, उन सब परिस्थितियों के बारे में फिर कभी मैं आपको चर्चा करूंगा। दिल्ली के बारे में बात करेंगे, दिल्ली के हालात के बारे में बात करेंगे, दिल्ली में क्यों कर ऐसा हो पाया इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले वो ये तो जवाब दें कि पंजाब में पिछली बार मोहर क्यों नहीं लगी थी और अब की बार वो किस भरोसे। आपकी असेसमेंट क्या है? मतलब मैं आपसे पूछता हूँ, मतलब यहाँ पर मैं मेन पार्टियां बोल देता हूँ, अकाली दल, कांग्रेस, आप, बीजेपी।
आपका अलायंस हो गया, चलो आप कैसे आंकते हैं? देखिए, मैं सीटों की बाजीगरी में नंबर्स में कभी नहीं जाता, ये तय करना है जनता का अधिकार है। लेकिन एक बात अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, 2022 का चुनाव एक लैंडमार्क इलेक्शन होगा, मील का पत्थर होगा। आने वाले 5 दशक तक पंजाब की राजनीति में इस 2022 के चुनाव का महत्व रहेगा। ये आज आप मेरे नाम से लिख करके रखिए। अगले 5 दशक तक मैं और आप दोनों होंगे नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रो पंजाब में कहा हुआ जो शब्द है, ये कहीं ना कहीं जो है ये अमर रहेगा। ये एक ताईद के रूप में याद किया। मैं वैसे कह रहा हूं कि मान लीजिए आपने सीटें नहीं बतानी है, मतलब आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3? बेशक भारतीय जनता पार्टी अलायंस नंबर रहने वाला है। नंबर 2 कौन है? देखिए, नंबर 2 के बारे में पंजाब में आज के इस 4 कोने के चुनाव में आप चर्चा नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसका सामना किससे हो रहा है, ये सब जगह अलग अलग है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग अलग है। कोई अंडर करंट नहीं है, कोई बयार नहीं है, कोई जो है तूफान ताप नहीं है, कोई भी आंधी नहीं है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग समीकरण के साथ में चुनाव हो रहा है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग पार्टियां पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर है। लेकिन एक बात मान लीजिए कि 117 की 117 सीट में भारतीय जनता पार्टी या संगठन का जो हमारा प्रत्याशी है, वो पहले 3 स्थान पर हर एक 117 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। इसलिए चुनाव में हम सब जगह प्रभावी भूमिका में और आने वाले समय में भी रहेंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀ ਰਿਹਾਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇਤੀ, बीजेपी ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ बीजेपी राइज कर जाएगी। देखिए, कुछ लोग हैं जो अपने सामने दिखने वाले पराजय को पहले से पहचान करके उसके लिए कार्रवाई शुरू कर देते हैं, अपने फेस सेविंग के रास्ते तय कर लेते हैं। कुछ लोग जो आपका वोटिंग मशीन है उसमें गड़बड़ी का नारा उत्तर प्रदेश में अभी से देने लगे हैं। देखिए, संविधान ने जो प्रक्रिया बनाई है, जो इंडियन पीनल कोड बनाया है, उसमें व्यवस्था है, हर कैदी का अपना अधिकार है। उसको फरलो लेने का, पैरोल लेने का अपना एक प्रोसीजर है। सरकार उसमें नहीं होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल दोनों कॉम्बिनेशन का डिसीजन होता है। अब हरियाणा के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ने और वहाँ के कानून ने कोई अगर किसी को पैरोल दी है, उसको क्या राजनीति से ही जोड़ करके देखना आवश्यक है? इसलिए इस तरह के प्रश्न वही लोग खड़े करते हैं जिनको दिखता है कि अब हमको आने वाले समय में क्या जवाब देंगे, तो अभी से भूमिका बनाना शुरू कर देते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ नहीं ਲਓਗੇ? देखिए, 2014 का जब चुनाव हो रहा था, तब आदरणीय अमित शाह जी से और राजनाथ सिंह जी से दोनों से यह प्रश्न किया गया था और उन्होंने कहा था कि देश की जनता हमें इतना आशीर्वाद देगी कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह आत्मविश्वास मुझ में है और आज मैं कह रहा हूं कि यह आत्मविश्वास मुझ में है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है कि इसकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी। पंजाब च सब दे मॉडल ने, कोई कह रहा है दिल्ली मॉडल है, केजरीवाल कहते दिल्ली मॉडल है, नवजोत सिंह सिद्धू कहते पंजाब मॉडल है। बीजेपी का किहड़ा मॉडल है? बीजेपी दे कोल कोई विजन है, मॉडल है जिहड़ा बीजेपी कह रही है कि है ना, सारे बंदे कहते पंजाब ठीक कर देंगे, पंजाब कोई मंत्र मार के ठीक तो नहीं हो जाऊगा, पंजाब किवें ठीक होगा? तुहाडे कोल की विजन आ? देखिए, मैंने अभी प्रारंभिक चर्चा में कुछ टिप्पणियां की थी। पहला विजन है कि मैं 5 चीज़ां अगर पूछां तुहाडे तो, पहली आवश्यकता कि पंजाब में सब सामाजिक सुरक्षा का भाव आए। दूसरा, पंजाब में सामाजिक सुरक्षा का भाव आएगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा पंजाब में, तो रोजगार के अवसर मिलेंगे। पंजाब में किसानों में खुशहाली आए, उसके लिए आज जो समय की मांग और आवश्यकता है कि जिस तरह से पानी का स्तर नीचे जा रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण से पानी की उपलब्धता कम हो रही है, पंजाब में स्मार्ट इरिगेशन आए ताकि हम मिनिमम पानी में मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकें। जो क्रॉप्स जिनकी अब देश को आवश्यकता नहीं है, किसी ज़माने में पंजाब देश में खाद्यान्न की कमी थी, पंजाब ने पेट भरा है, पंजाब के किसानों ने अपने पसीने से देश का पेट भरा है, हमारा सम्मान है। लेकिन आज पंजाब के किसान की आवश्यकता है कि वो हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ ट्रांसफ़र हो, उनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटीज़ लगे, हम उसके ऊपर काम करेंगे। वो लगेंगे तो पंजाब की जीडीपी बढ़ेगी, वो लगेंगे तो पंजाब में रोजगार के अवसर आएंगे, वो लगेंगे तो पंजाब
खुशहाल होगा, इस मजबूरी की स्टेट से निकल करके मजबूती की स्थिति में वापस आएगा। पंजाब के लोगों को चिकित्सा सुविधाएं ठीक से मिले। नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की कि देश के हर लोकसभा क्षेत्र में हम एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। मैं राजस्थान से आता हूँ। राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमने हर लोकसभा क्षेत्र के से आगे बढ़ करके हर जिले तक उस कदम को बढ़ाया। आज हम हर जिले तक लगभग पहुंचने वाले हैं। एक आध जिले को छोड़ करके बाकी सब जगह मेडिकल कॉलेज बने। पंजाब में सरकारी मेडिकल कॉलेज कितने हैं? 3। पंजाब में हब एंड स्पोक मॉडल पर किस तरह से मेडिकल फैसिलिटीज को आगे बढ़े ताकि निरोया पंजाब बने, हमारा ये ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਸਟਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰशिप की दिल्ली पंजाब ਨਾਲ भेदभाव करती है। 2 प्रश्न आपके 2 तरह से उत्तर दे सकता हूँ। देश को आज़ाद हुए हुए 75 साल हुए हैं। पंजाब में भी सरकारें बनते हुए लगभग उतना ही समय हुआ है। पंजाब बाइफरकेशन हुआ उससे पहले भी और उसके बाद में भी। उस 70 साल में जितने साहब देश में पंजाब कांग्रेस की सरकार रही, लगभग 5 दशक से ज़्यादा समय, इस पंजाब में भी 4 दशक रही है। तो पंजाब के साथ धोखा किसने किया? दिल्ली और पंजाब के बीच में ये भेदभाव था, ये किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। जहाँ एक ही पार्टी, एक ही विचारधारा, एक ही लीडरशिप की सरकार होते हुए भी पंजाब को कमजोर किया। और अगर इसका समाधान कोई है तो वो ये है कि पंजाब को आज जरूरत है कि डबल इंजन की सरकार आए, जिस इंजन का सारथी नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व करता हो, ताकि पंजाब उस मजबूरी की अवस्था से निकल करके वापस मजबूत बने। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਪੋਸਟ ਪੋਲ ਲਾਈਨਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? न तो विचार है, न चर्चा है और न संभावना है। पर राजनीति में कहा जाता है ना कोई पक्का दोस्त होता है ना कोई पक्का दुश्मन। मैंने कहा कि न विचार है, क्योंकि कोई भी दोस्ती और दुश्मनी के लिए पहले विचार हो, उसकी चर्चा हो और उसकी संभावना हो। इन तीनों चीज़ों को आज मैं सिरे से खारिज करता हूँ। राजनीति इतनी फ्लैट तो नहीं होती। देखिए अच्छा, जो सर्वेज आ रहे हैं ना, आपने कहा कि बीजेपी फर्स्ट है, सेकंड आपने कहा कोई भी होगा, थर्ड होगा। सर्वेज में जो रिफ्लेक्शन है उसको आप कैसे देखते हैं? वो नेशनल चैनल कर रहे हैं सारे, लगभग नेशनल चैनल दिखा रहे हैं कि फर्स्ट आप है, सेकंड कांग्रेस को दिखा रहे हैं, थर्ड वो अकाली दल को दिखा रहे हैं, कुछ चैनलों ने कांग्रेस को फर्स्ट दिखाया, सेकंड आप दिखाई। आप उनको कैसे देखते हैं? बीजेपी को वो फोर्थ दिखा। 5 साल पहले के चुनाव के सर्वे उठाइए, सारे चैनल्स के उठा करके देखिए। 80 से लेकर के 110 सीट आम आदमी पार्टी को मिल रही थी, अकाली दल को 5 सीट में 10 सीट दिखा रहे थे, कांग्रेस को कितनी सीट दिखा रहे थे, परिणाम क्या हुआ? तो आप जो सर्वेज आ रहे हैं, सर्वे जो हैं बहुत छोटे लिमिटेड नंबर्स पे लोगों को बातचीत करके किस तरह से सर्वे किए जाते हैं, मित्र आज देश जानता है। अब तक के सर्वेस, मुझे याद है 2014 का हम चुनाव लड़ रहे थे, एबीपी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को 125 से 170 सीट मिलने वाली, मिली 272 का जो आंकड़ा हमने तय किया था उससे भी ज़्यादा। जब 2019 का चुनाव लड़ रहे थे तब राजस्थान के लिए सारे सर्वेज कह रहे थे कि राजस्थान में 3 महीने पहले कांग्रेस की सरकार बनी है, राजस्थान में किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को 8 से 10 सीटों से ज़्यादा नहीं मिलेंगी। कोई चैनल नहीं मान रहा था। हम 25 सीट जीते थे, 25 में से 25, 100%। देखिए इन सर्वे की हकीकत में आप भी जानते हो, वो सर्वेज आपको भी जिताते हैं कई बार। नहीं, पर वो आपकी सर्वे सरकारें बनाई हैं उन सर्वेज ने और वो बनी है। पर वो सर्वेज आप भी जानते हो, हकीकत मैं भी जानता हूँ। मैंने जैसा कहा, मैं आंकड़ों की बाजीगरी में नहीं जाऊंगा। पंजाब अप्रत्याशित परिणाम देगा, चौंकाने वाले परिणाम पंजाब का मतदाता देने वाला है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद यादव जी, थैंक यू वेरी मच। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ।